में पत्रकार नहीं दलाल पैदा हो रहे हैं, जो हकीकत बता रहा हूँ। वो दलाल के कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों के होते हैं। वो उन्हें चंदा देते हैं और चंदे के बिहाफ पे वो अपनी पत्रकारिता करते हैं। वो पत्रकारिता भी नहीं करते, मैं हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है सड़क पे पत्रकारिता करने वाला, जिसे आप कहते हो पत्रकार, लेकिन एक होता है एंकर, जो स्टूडियो में बैठता है सिर्फ। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आया हूँ। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि ईवीएम बैन किया जाए, तो उसी के तहत आया था। तो यहाँ पर हमारे साथ में जो सरदार जी हैं, ये हमेशा समाज में जागृत करने के लिए जाते हैं। जो समाज में ताना बाना जो टूटता है उसको जोड़ने का काम करते हैं। तो इसी तरह ये समाज में जगह जगह जाते रहते हैं। तो इनसे कुछ मेरे मन में सवाल है कि जो इनसे समझना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या समझते हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। जी जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक एक्टिविस्ट हैं, इसलिए जानना चाहता हूँ कि अभी एक कोर्ट की तरफ से आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय का देवी कहा जाता था, उनके हाथ में तलवार होता था और आँख में पट्टी बंधा होता था। लेकिन अब जो आया है कि वो हाथ में संविधान और पट्टी हटा दिएगा, ये क्या मैसेज देता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो ये बदलाव हुए हैं, देखिए समय समय पर हमने देखा कि बदलाव हुए। और अब जो न्याय की जो आप बात करते हैं, देवी ही क्यों, देवता भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी देवी हो, देवता भी हो सकता है वो आँखों पे जो पट्टी वाला जो है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि पहले आँखों पर पट्टी इसलिए रखी गई थी ताकि जो इस देश का संवैधानिक जो राइट्स है या कानून व्यवस्था है, वो कानून बिना किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग भेद को देखे बिना सबूतों के आधार पे अपराधी को सजा दे। लेकिन हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि उसी पट्टी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने न्यायपालिका को जो था, यानी जाति, हम अगर बात करें, जाति के भेद भी नहीं रहा और अपराधियों को बचाने का भी काम कहीं ना कहीं न्यायपालिका की तरफ से हुआ। और जो बहुजन समाज के हक अधिकार है, उस पर भी हमला लगातार न्यायपालिका की तरफ से हुआ। बार बार ये कहा जाता था, अगर हम जब पढ़ते हैं अपने लॉज को, तो उसमें कहा जाता है 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति, उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा था कि एक व्यक्ति के चक्कर में हज़ारों लोगों को छोड़ा जा रहा था, जो कोर्ट में हमने देखा। और कई ऐसे बड़े बड़े केसेस न्यायपालिका की तरफ से उठे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई बदलाव ज़्यादा हमें दिखाई देगा, खासकर बहुजन समाज को। और मुझे लगता है कि राजनीतिक, अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं, राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। वो राजनीतिक मुद्दा इसलिए क्योंकि हाथ में संविधान दे दिया गया। क्या कानून पहले संविधान पे नहीं चल रहा था? इसका मतलब ये है भाई, जब तलवार रखी थी उनके हाथ में, जिससे दंड देने की बात आती थी, क्या उस समय कानून ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था कि अब संविधान रखने से वो ईमानदारी से काम करेगा? तो ये तो प्रश्न चिन्ह उठता है ना। जब देश के सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील उठ के आते हैं और ये कहते हैं कि हमें सरकार की तरफ से दबाव डाला जाता है, हम निष्पक्ष ईमानदारी से जजमेंट नहीं दे सकते, तो ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं ऑलरेडी। तो विश्वास जगाने के लिए संविधान की आवश्यकता वहाँ पे नहीं है। आपको ईमानदारी से वो जजमेंट देने पड़ेंगे लॉ एंड ऑर्डर पे। आज भी जब ये सवाल उठता है, क्योंकि हम देखते हैं जब ये मामले किसी सवर्ण जाति के लोगों से जुड़े हुए मामले होते हैं, या क्या कहते हैं इसे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में होते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी धार्मिक स्तर पे कहीं ना कहीं किसी पक्ष के साथ खड़ी हो जाती है। और जो सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है, उसकी कभी भी रिपोर्ट को संज्ञान में नहीं लेती। आप देखिए, अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई केस हो जाए, तुरंत कोर्ट संज्ञान में ले लेगी। किसी धार्मिक एजेंडा का काम हो जाए, तुरंत उसे संज्ञान में ले लेगी। लेकिन कभी आपने देखा है कि अगर वो कई बहुजन समाज की कोई बात हो, किसी बहन बेटी की इज्जत की बात हो, तब वो उसे संज्ञान में ले?
जब बहुजनों को अधिकार देने की बात होती है तो क्या संज्ञान में लेती है? जब एक विशेष समुदाय के ऊपर हमले होते क्या कोर्ट संज्ञान में लेती है? सवाल ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय में न्यायपालिका पे बहुत बड़े बड़े प्रश्न उठे हैं उनके फैसलों को लेकर। वो गिने चुने लोग होकर वो एक जाति विशेष के बन जाते हैं। सर आपको सॉरी रोक रहा हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बदलाव आपको नहीं दिख रहा कि जब कोर्ट ने एससी का जो आरक्षण था उसमें कोटे में कोटा किया, उसके तुरंत बाद कोर्ट ने एक निर्णय दिया तो जेलों में जो जात के आधार पर काम लिया जाता है, जैसे वाल्मीकि काम सफाई का है और खाना बनाने का काम ब्राह्मण का है, तो कोर्ट ने कहा नहीं ये जात के आधार पर नहीं होगा। तो बदलाव तो आपको दिख रहा है ना कोर्ट में। पहले हम आरक्षण पे आ जाते हैं, फिर आपके सेकंड पार्ट पे भी आते हैं। पहले आपने कहा आरक्षण की बात, अब एक बात बताइए, आप हमारे आरक्षण की बात कर रहे हैं, हमारे जो बहुजनों को, जो SC ST को, OBC को जो आरक्षण मिलता है आप उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उस फैसले में अगर सात जजेस की बेंच है तो 6 सवर्ण बैठाते हो आप, यानी 6 बंदे मेजोरिटी की वोटिंग होती है, मेजोरिटी बेस पे। मेजोरिटी में एक तरफा वोटिंग है, यानी हमारे सर रोक रहा हूँ थोड़ा, रोक सॉरी इसके लिए। मैंने कहा कि उसी आसपास ये निर्णय आता है। सर मैं अभी एक चीज़, मैंने कहा एक चीज़ पे जवाब दूंगा, ऐसा नहीं छोड़ के भागूंगा, जवाब दूंगा। ये कैसी न्यायपालिका है जिसमें जब बहुजनों के हक अधिकार की बात करने वाले लोग हो ही ना, एक व्यक्ति को बैठाया जाता, वो भी उन्हीं के द्वारा बैठाया हुआ। अगर आप ईमानदार हैं ना तो कोलिजियम सिस्टम ख़त्म करके वहाँ पे क्यों नहीं आपने सिस्टम को बदल के रिजर्वेशन लागू किया गया? अगर हमारे मत का फैसला आप कर रहे हैं तो हमारे लोग थे कहाँ? हमारी सुनवाई करने के लिए हमारे लोग थे वहाँ पर? भाई जज तो उन्हीं के थे ना, वो चाहते थे आरक्षण आपस में लड़ाई हो। जो ये बहुजन समाज में जो दलित समाज भाई भाई बना हुआ था, जाटव और वाल्मीकि बना था, उनमें हो गई ना लड़ाई इस फैसले के बाद, यानी दलित समाज ही आपस में लड़ गया, तो ये हमारे पक्ष में फैसला नहीं है। अब आया सेकंड बात, आपने कहा कि बदलाव हो रहा है कि जेलों में अंदर होता है, तो देखिए फैसला आने के बावजूद भी आज भी आप किसी भी जेल में चले जाएगा, इम्प्लीमेंट वही होगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ शासन और प्रशासन के जो लोग हैं वही लोग हैं, उसी जाति विशेष के लोग हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वहाँ बदलाव आ जाएगा? जजमेंट देना और उसे इम्प्लीमेंट कराने में अंतर होता है, पहली बात समझिएगा। देखिए जैसे ही रिजर्वेशन वर्गीकरण की बात आई, तुरंत ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन जैसे ही ये वाला मामला है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी शासन प्रशासन के किसी व्यक्ति ने, किसी एक भी व्यक्ति ने ये कहा इसे इम्प्लीमेंट कराएंगे, समझिए ये एक लड़ाई थी जिसको बढ़ाने की एक बहुत साजिश थी कि पहले तो हमने कह दिया कि 2 भाइयों की आपस में लड़ाई करा दो आरक्षण के नाम पे, आरक्षण में लड़ाई हो गई, फिर वो खड़े हो गए दूसरे को मीठा बनने के लिए। जब होता ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको डिमोलाइज करने के लिए वो न्याय दिया कि अब जेलों में अब जात के आधार पर काम नहीं लिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा गाँव में लड़ाइयाँ होती हैं, जब किसी घर को तोड़ना होता है ना तो उसमें दूसरे लोग क्या करते हैं, पहले दोनों भाइयों में लड़ाई कराते हैं, फिर एक भाई के साथ खड़े हो जाते हैं और दूसरे के विरोध में, उससे घर क्या होता है, टूट जाता है। आपने वो चीज़ नहीं देखी जिस स्थिति की वजह से वो परेशान हुआ। आज आरक्षण की वजह से कहीं ना कहीं दलित समाज आज ऊपर आया, ये बात सच्चाई है, लेकिन उसमें फूट डाल के आपस में क्रीमी लेयर की बात लागू करने की बात करके उसे ख़त्म करने की आपने तैयारी करवाई। अब उसके बाद आपने कह दिया उसी भाई के साथ जो उसके समर्थन में था उसके पास खड़े हो गए, हम तो तेरा फ़ायदा देखते हैं, तू इनसे अलग हो जा। तो आप इसे न्यायपालिका का न्याय नहीं मान सकते, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। और ये बात जब आप कहते हैं सफाई कर्मी वाली जाति वाली बात है, देखिए मैं कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों होगा? अगर ये काम कोर्ट अगर ईमानदारी से पहले से कर रही होती और प्रशासन के लोग कर रहे होते, क्यों करते? अगर जेलों के अंदर सफाई कर्मी का काम अगर सफाई कर्मचारी कर रहा है या जिस जाति के लोग हैं वही काम कर रहे हैं, तो वो स्थिति बनी कैसे, ये बताइए। भाई सारे जज तो यही थे, इनके दादा थे, इनके पापा थे, यही अब ये बने हुए हैं। भाई जब बाप की विरासत बेटे को मिल रही है तो बदलाव तो हुआ नहीं, सोच तो वही रही। बात यह है कि कैसे इन्हें आपस में तोड़ा जाए, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। क्या ये सच्चाई नहीं है? मिड डे मील के नाम पर हमारी बहुत सारी बहन बेटियों को मिड डे मील से हटा दिया गया खाना बनाने से। क्या वहाँ जाके इनकी हिम्मत थी कि बोलने की भाई क्यों हटाया गया उन्हें? क्योंकि वो दलित समाज की लड़कियाँ थीं और वो खाना बनाती तो सवर्ण समाज के बच्चे खाते नहीं थे। क्या ये कोर्ट देवदासी प्रथा पे कभी बोलता है, जो दक्षिण भारत में आज भी लागू होती है कई क्षेत्रों में? बोलता है कभी? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, कभी आपने देखा जब दलित समाज के बच्चों के बलात्कार के केसेस हो जाते हैं वहाँ पे कोई अपना फैसला सुना दे?
मनीषा वाल्मीकि का केस आपको याद नहीं है? वो बच्ची मरते मरते कह के गई मेरा मेरा शोषण हुआ है। वो लड़की आखिरी समय में, मरते हुए तो झूठ नहीं बोलेगा ना, वो बच्ची कह के गई मरते हुए, और वहाँ रिहाई मिल जाती कि बलात्कार हुआ ही नहीं। अब आपने मनीषा की बात चर्चा कर दी, उसमें मैं एक बात है ये देख रहा हूँ कि वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई पत्रकार जा रहे हैं कि जो वहाँ का विधायक है बीजेपी का है, वहाँ का शासन बीजेपी का है, लेकिन उसका कमी नहीं ढूंढते कि भाई ये बीजेपी के शासन में और बीजेपी के विधायक एमपी के वहाँ पर होने के बावजूद उसको न्याय नहीं मिला है। लेकिन वो पत्रकार को मैं क्या कहूँ, वो कर रहे हैं कि बाकी भीम आर्मी वाले और ये चंद्रशेखर मायावती क्या कर रही हैं, तो ये सवाल क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्षकार नहीं हूँ, लेकिन एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा वाल्मीकि समाज को। चमार या जाटा समाज हमेशा आपके साथ खड़ा था कंधे से कंधे मिला के, और आपको अपना भाई मानता था, आपके साथ हमेशा खड़ा रहा। लेकिन इश्यूज़ क्या हुए आप ये समझिए, जब आपने अपने ही भाई को गालियां देनी शुरू करी, आपने देखा ना तमाम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आप गाली दे रहे थे लगातार, वाल्मीकि समाज के भाई हमें गाली दे रहे थे। हम बार बार जाके समझा रहे थे कि भाई ये लोग सत्ता की वजह से आपको हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करें, आप नहीं माने। आपने अपने ही समाज के वो जो दलाल नेता थे, जो कभी किसी दल में कभी किसी दल में इधर उधर घूमते रहते थे, उनकी बातों में मान के आपने अपने भाईचारे में एक लड़ाई लड़ ली। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, जब मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ, तमाम चमार जाति के जितने लोग हैं, जाटा समाज एक तरफा वाल्मीकि समाज से ज़्यादा बढ़ चढ़ के वहाँ खड़ा था बेटी को न्याय दिलाने के लिए। था या नहीं था आपने खुद देखा था। लेकिन जब ये मामला बढ़ गया और जब ये जाटा समाज ने कहा भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कभी उत्पीड़न होता है हम आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन आज आप हमें गालियाँ दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आने वाले समय में हम आपके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे जब आपका शोषण होगा। अब क्या हुआ, अब जो सुप्रीम कोर्ट से वो बच्चे क्या नाम है उनके, जो आरोपी थे वो रिहा हुए, तो उसके बाद अब ये कह रहे कि भाई चमार हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा। भाई पहले आपने उसे दुश्मन बनाया, किसने? आप ही लोगों ने बनाया ना, किसी और ने तो बनाया नहीं। वो क्यों खड़ा होगा जब आप उसे गाली दे रहे हो? या तो तय करो आप भाई हो, या लेकिन नहीं मैं वही बात, सवाल तो वही लोग कर रहे हैं ना। ढकने की बात क्यों हो रही है? बीजेपी वहाँ का विधायक है, विधायक वहाँ सरकार है, लेकिन उनको ढकने का काम क्यों किया जा रहा है? उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि दलित समाज का कोई भी व्यक्ति कोई बड़ा लीडर बन सके। हमेशा ये चाहते हैं कि दलित हमेशा उनकी दड़ियाँ बिछाएं, सवर्ण जो है लोग हैं, यानी मनुवादी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी सिर्फ दड़ी बिछाए, दलित लीडरशिप कभी बड़ी ना हो पाए। तो इसलिए क्या होता है कि कुछ हमारे ही अपने घर के जो विभीषण होते हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं और उन विभीषणों के माध्यम से समाज को दबाने की बात की जाती है, जो होता है। अब मैंने यही सवाल बार बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई मीडिया हाउसेस से मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा अब क्यों नहीं लड़ रहे भाई? आप तो ये कह रहे थे आपके हक अधिकार जो है वो चमार खा रहे हैं, है ना, हम लोग खा रहे हैं, लेकिन अब आपकी बेटी को न्याय दिलाने की बात पे आप क्यों कह रहे हो कि चमार आपको न्याय दिलाए? आप लड़ो ना अपनी बेटी के लिए न्याय। भाई हम में दम था, हम लड़े, क्योंकि हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, हम जोड़ने में बिलीव करते हैं, तोड़ने में बिलीव नहीं करते। लेकिन आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमें अपना दुश्मन बनाया। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये काम तो वकील का था लेकिन नहीं मिल पाया, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अभी दशहरा गया, तो दशहरे में मैं देख रहा हूँ पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हैं, दोनों तलवार से जाकर रावण को मार रहे हैं। क्या ये संवैधानिक अधिकार है कि ये रावण को जलाने जाते हैं? हाँ, अधिकार संविधान तो देता, पब्लिक को देता है। क्या ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पक्ष पीछे सारे जा रहे हैं? क्या इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इसमें एक साफ सी बात कहता हूँ, बहुत सिंपल सी शब्दों में आप समझेंगे। आप रावण को हर साल जला रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपके मन में जो कपट है, आपके अंदर मस्तिष्क के अंदर जो रावण, उसे कब मारोगे? आज हमारे देश की बहन बेटियों के साथ तकरीबन एनसीआरबी का डाटा कहता है 3.5 लाख से लेके 4.5 लाख केसेस शोषण के बेटियों के साथ हर साल होते रजिस्टर्ड। और उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए क्या किया जाता है? आप समझिए कि अगर बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है तो आपके अंदर का मस्तिष्क का रावण आप नहीं मार रहे। आप सिर्फ दशहरे पे जाके एक रावण को तो जला सकते हैं, चाहे कोई भी नेता हो, लेकिन उन बेटियों के जब तक असली रावण नहीं मरेगा, कि जब तक उन बेटियों को न्याय ना मिले, जब तक उन बेटियों की तरफ आंख उठाने वाले लोगों को अपराधी घोषित करके उन्हें सज़ा ना मिले, तब तक ये जो आप
ड्रामा आप कितना कर लीजिए, आप न्याय नहीं दिला सकते। इस देश की जो मैं बार बार कहता हूँ, इस देश का विकास तभी होगा जब हमारी बहन बेटियाँ घर में सुरक्षित होंगी, जब हमारी बहन बेटी आराम से रात को भी घर से बाहर निकल पाएंगी। अगर 3.5-4 लाख केसेस अगर रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो आप समझिए हमारे समाज में बहन बेटियों के लिए कैसी मानसिकता हमारे समाज के लोग रखते हैं। जी, एक सवाल और ले लीजिए। अभी जो पत्रकार होता है वो किसी जात बिरादरी की नहीं होता और न किसी पार्टी का होता है, लेकिन अभी बहराइच में एक वीडियो मैं देख रहा हूँ, उस पत्रकार को उसका हाथ में जनेऊ, वो क्या नाम है, कलावा देख रहा है कि तुम हिंदू है मुसलमान हो। तो इस तरह से अगर होगा तो कैसे समाज को न्याय मिलेगा? पत्रकार तो सबकी जात बात उठाता, सबको दिखाता, अगर वो यूट्यूबर नहीं होता तो ये चीज़ हकीकत सामने नहीं आता। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं फिर कहूँगा, इसमें मैं बहुत सिंपल साफ कहने वाला बंदा हूँ। ये हकीकत है, जो पत्रकारिता पेशा है वो बिना धर्म के होती है, बिना जाति के होती है, लेकिन पिछले कुछ समय में पत्रकार नहीं दलाल पैदा हो रहे हैं। जो हकीकत बता रहा हूँ, वो दलाल के कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों के होते हैं। वो उन्हें चंदा देते हैं और चंदे के बिहाफ पे वो अपनी पत्रकारिता करते हैं। वो पत्रकारिता भी नहीं करते, मैं हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है सड़क पे पत्रकारिता करने वाला, जिसे आप कहते हो पत्रकार, लेकिन एक होता है एंकर, जो स्टूडियो में बैठता है सिर्फ। उसे ज़मीन की रियलिटी का सच्चा जरा सा भी नहीं पता होता। उसे आदेश आता है, उसके मालिक ने कितने रुपए दिए हैं उसे, और उसे क्या बोलना है। उसे एक स्क्रिप्ट आती है, उस स्क्रिप्ट को वो बोलता है, इसके अलावा नहीं। तो आप पत्रकार को भी 2 पैमानों में आप रख सकते हैं। एक है सरकारी एजेंडा चलाने वाले लोग, क्योंकि आप फिल्में भी देखते होंगे, फिल्मों में भी एक्टर एक स्क्रिप्ट होती है, उसे पढ़ के बोलते हैं। और ये जो पत्रकार जो बने हुए हैं इस समय देश के राष्ट्रीय लेवल के पत्रकार, ये पत्रकार नहीं है, ये एंकर हैं और एक फिल्म की तरह काम कर रहे हैं। इनका कोई मकसद सच को दुनिया के सामने लाना नहीं है। मुझे याद है, हम छोटे थे तो एक समय था, हम देखते थे 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, हम जब छोटे थे आंखों देखी आता था। वो थी पत्रकारिता कि जब आंखों देखी का समय होता था, उस समय नए हम दूरदर्शन पर शुरू हुआ था। हम छोटे छोटे थे, हमें ये भी नहीं पता पत्रकारिता होती क्या है, अखबार होता क्या, हम नहीं पढ़ता क्योंकि छोटे थे। लेकिन शाम का जैसी टाइम हुआ 7 साढ़े 7, हम कहते थे यार आंखों देखी देखेंगे, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े मसलों को उठाते थे। वो थे पत्रकार। आज के पत्रकार जो हम बात कर रहे हैं, वो जो टीवी चैनल्स में बैठते हैं वो पत्रकार नहीं है। सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से सच को दिखाने की कई बार बहुत बेहतर कोशिश करते हैं, ये लोग पत्रकार हैं। लेकिन उसमें भी हमें तलाशना होगा कि कौन पत्रकार है कौन नहीं। एक व्यक्ति अगर जाति और धर्म के नाम पे आपस में लड़ाने की बात कर रहा है तो वो पत्रकार नहीं हो सकता, इस याद रखिएगा। जो धर्म के नाम में आपस में लड़ाए, जो कलावा या किसी का धर्म देख के अपनी रिपोर्टिंग करे, वो पत्रकार नहीं हो सकता। पत्रकार का काम है ज़मीन की हकीकत को सच। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।